उत्तराखंड के सभी छात्रों को नमस्कार। आपकी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का ये सेशन आपको लगातार मिल रहा है और एक दिन के गैप पर आपको लगातार ये सेशन अब मिल रहा है। और इस सेशन का उद्देश्य है कि जो दैनिक में चल रहा है उसको भी हम कवर करें, साथ ही साथ जो विगत वर्ष में मतलब पिछले एक वर्ष का जो करंट अफेयर्स है उसको भी समग्रता से आपके साथ साझा किया जाए। और इसी दिशा में हम लगातार बढ़ रहे हैं और आज इस दिशा में ये आपकी तीसरी वीडियो आप देखने जा रहे हो, जिसमें आज 20 प्रश्न हैं और इन 20 प्रश्नों से हम जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव हुए हैं। इसी के साथ साथ होली के बाद आप मान के चल सकते हैं कि इस माह के लास्ट सप्ताह से आपको उत्तराखंड राज्य विशेष का जो भी करंट अफेयर्स है, आज तक उत्तराखंड राज्य विशेष में पिछले एक वर्ष में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में हम समग्रता से बात करेंगे। वह भी आपको मिलेगा इस माह के लास्ट तक, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको लगातार जो प्रश्न कराए जा रहे हैं उनको करना है। क्षेत्रवार एक प्रकार से नोट्स बनाना है, राज्यवार नोट्स बनाना है। यदि कोई एजेंसी है जैसे नासा है, इसरो है, इन सबसे संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं, विभिन्न हमारे IIT संस्थान हैं, तो उनसे संदर्भित यदि हम बात करें तो एक अलग अलग पेज में इनको तैयार करना। जैसे DRDO एक पेज में लिखना है, कभी भी हम कुछ भी बताएं तो वहीं पे जाके नोट करना है। इसरो के बारे में कभी कुछ बताएं वहीं जाके नोट करना है। नासा के बारे में कुछ बताएं तो वहीं जाके नोट करना है। तो इस प्रकार से अलग अलग सेक्शन आपको तैयार करना है। राज्यवार भी अलग अलग नोट करिएगा तो आपको याद करने में भी आसानी होगी और रिविजन में भी आपको कम समय लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। प्रश्न आपके सामने है, क्या बोला जा रहा है? अक्टूबर 2021 में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के अवसर पर निम्न में से किस देश का यात्री विमान इस हवाई अड्डे पर उतरा था? बोला जा रहा है कुशीनगर एयरपोर्ट। आप सबने सुना होगा कि कुशीनगर स्थान कहाँ पे पड़ता है। यदि किसी को ये सोचना पड़ जाए कुशीनगर के बारे में नहीं पता है तो निश्चित रूप से निराशाजनक है, क्योंकि कुशीनगर कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्थान है। अब गौतम बुद्ध के लाइफ पर, महात्मा बुद्ध की लाइफ से किस प्रकार से जुड़ा है इसको भी अभी हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से कुशीनगर महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा है, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे, उस पहलू को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, जैसे मैंने बोला कि कुशीनगर एयरपोर्ट की बात हो रही है। अब अगर कुशीनगर एयरपोर्ट की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए ये कुशीनगर एयरपोर्ट कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। जिनको नहीं पता है थोड़ा सा ब्राइटनेस मैंने कम कर दिया जिससे आपको अक्षर जो है वो स्पष्ट दिखाई दें। देखो, अब बौद्ध धर्म की बात हमने किया। देखो, कुशीनगर पड़ता है उत्तर प्रदेश में और कुशीनगर हाल ही में उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है कुशीनगर। इससे पहले यदि हम बात करें तो बनारस हुआ करता था, बनारस एयरपोर्ट। इसके बाद लखनऊ एयरपोर्ट था, ठीक है। और बनारस और लखनऊ के बाद अब तीसरा कुशीनगर बना है। तो याद रखेगा 3 एयरपोर्ट हैं उत्तर प्रदेश में जो मेजर एयरपोर्ट हैं, बनारस एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट और तीसरा कुशीनगर एयरपोर्ट। ये आपको पता होना चाहिए। ये 3 आप कह सकते हो 3 सक्रिय हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश में, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ये 3 सक्रिय हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश में, ये तो बात ठीक है, हमने समझ लिया। हमने यह भी जाना कि कुशीनगर एयरपोर्ट है जहां से ये कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। अब कुशीनगर एयरपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कुशीनगर आप जानते हो भगवान बुद्ध से, जैसे मैंने बोला कि जुड़ता है। आपने एक स्थान पढ़ा होगा पावा नामक स्थान, आपको याद आना चाहिए जब आपने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया होगा इतिहास की दृष्टि से, कि पावा जो है यहाँ पर 80 वर्ष की उम्र में बैसाख पूर्णिमा का दिन था। 80 वर्ष महात्मा बुद्ध की उम्र हो चुकी थी और बैसाख पूर्णिमा का दिन था। और बैसाख पूर्णिमा के दिन आप जानते हो महात्मा बुद्ध को, बैसाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। यदि हम वर्ष की बात करें तो 483 ईसा पूर्व, याद
रखना है, जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, और महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था इसी कुशीनगर नामक स्थान पर, पावा नामक स्थान पर हुआ था। यह आपको पता होना चाहिए। आप जानते हो कि जब बात करते हैं हम वैशाख पूर्णिमा को, तो आप जानते हो इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ता है। महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध की मृत्यु, तीनों एक ही आप कह सकते हो समय विशेष पे हैं, वो है वैशाख पूर्णिमा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए जो अन्य स्थान हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात आपको पता होगा कि बहुत सारे बौद्ध धर्म में बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, और प्रत्येक घटना के लिए एक चिन्ह बताया गया है। प्रत्येक घटना के लिए एक चिन्ह बताया गया है। जैसे आपको पता होगा, जब आप पढ़ते हो बौद्ध धर्म तो आप जानते हो जन्म, महात्मा बुद्ध के जन्म की जो घटना है उसके लिए जो चिन्ह बताया गया है ये आपको पता होना चाहिए। ये चिन्ह बताया गया है कमल व साढ़। आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी घटना जो महात्मा बुद्ध के जीवन से जो दूसरी घटना आपको देखने को मिलती है, ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होती है? ज्ञान की प्राप्ति के रूप में पीपल का वृक्ष बताया गया है। ज्ञान की प्राप्ति के रूप में, उसके चिन्ह के रूप में पीपल का वृक्ष बताया गया है। इसके पहले, ज्ञान प्राप्ति के पहले ये गृह त्याग करते हैं। तो गृह त्याग, क्योंकि पहले लिखना चाहिए था, भूल गया था मैं, गृह त्याग। गृह त्याग को यदि हम देखें तो गृह त्याग की घटना को घोड़ा के चिन्ह से दर्शाया जाता है। गृह त्याग की घटना को घोड़ा के चिन्ह से बताया जाता है। इसके साथ साथ यदि हम देखें निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति की जब बात करते हैं हम, तो निर्वाण की प्राप्ति जब इनसे देखा जाता है तो इनके जो पद चिन्ह होते हैं इनसे निर्वाण की प्राप्ति को दर्शाया जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है, यदि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बारे में बताएं तो आप जानते होंगे जो बहुत सारे स्तूप हैं वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु को दर्शाते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। तो बुद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की जो घटनाएं हैं उनके जो प्रतीक हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे जन्म की घटना कमल और साढ़ के द्वारा, ज्ञान प्राप्ति की घटना पीपल वृक्ष के द्वारा, गृह त्याग की घटना घोड़ा के द्वारा, निर्वाण की प्राप्ति पदचिन्ह के द्वारा, और मृत्यु की प्राप्ति स्तूप के द्वारा ये दिखाया गया है। ये बौद्ध धर्म में आपको बताया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ अब बात आती है इस प्रश्न के जवाब की कि कौन से देश का यात्री विमान उतरा था? तो ये यात्री विमान था श्रीलंका का। कहाँ का था? श्रीलंका का। श्रीलंका के बारे में पिछली कक्षा में हमने बात किया था। कब? जब हमने बताया था मलयाहा तमिल। आपको याद आना चाहिए, मलयाहा तमिल। मैंने बताया था कि मलयाहा तमिल जो हैं, जिनको चाय के बागानों में कार्य कराने के लिए भारत से ले जाया गया था लगभग 200 वर्ष पूर्व, आज इनकी स्थिति दयनीय है। इनके बारे में कल की कक्षा में हमने डिस्कशन किया है। हमने कल की कक्षा में देखा था कि भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास भी होता है, उनके बारे में देखा था। हमने श्रीलंका के कुछ मेजर पोर्ट के बारे में देखा था जिनके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो वह भी आप जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 बोला जा रहा है, नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? बताएं। वर्ष 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? अब बात हो रही है यहाँ पे यूनेस्को की। तब तक आप बताएं, यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन, जिनको नहीं पता है नोट कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन की यदि हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है फ्रांस में। फ्रांस के किस शहर में देखने को मिलता है? तो आपको बता दें, ये फ्रांस के पेरिस शहर में देखने को मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए, पेरिस फ्रांस में ये देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यूनेस्को
यूनेस्को की यदि हम बात करते हैं तो आपको बता दें 1945 में, वर्ष 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरा आपको पता होना चाहिए आंद्रे एजोले, आंद्रे एजोले यूनेस्को के प्रमुख हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आंद्रे एजोले ये यूनेस्को के प्रमुख हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है इस प्रश्न की कि भाई यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क क्या है। तो आपको बता दें वर्ष 2004 में ये प्रारंभ किया गया था, वर्ष 2004 में ये मुहिम प्रारंभ की गई थी। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की जो मुहिम है ये वर्ष 2004 में प्रारंभ की गई थी और इसका उद्देश्य था कि शहरों के मध्य सहयोग बढ़ाना, शहरों के मध्य सहयोग बढ़ाना इसका उद्देश्य था। और आपको बता दें अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है किस भारतीय शहर को, तो हाल ही में श्रीनगर को इसमें शामिल किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जब इसमें शामिल किया जाता है तो इसकी कुछ कैटेगरी हैं, ठीक है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि श्रीनगर को किस कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो आपको बता दें श्रीनगर को शिल्प एवं कला के क्षेत्र में शामिल किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। किस क्षेत्र में? शिल्प एवं लोक कला के क्षेत्र में, शिल्प एवं लोक कला के क्षेत्र में। यदि आपसे ऐसे पूछ लिया जाए क्या भारत का एकमात्र शहर है जिसको शिल्प एवं लोक कला के क्षेत्र में शामिल किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में, तो आप बताओगे नहीं, इससे पहले जयपुर को भी शामिल किया जा चुका है। तो याद रखना है भारत के 2 शहरों को शिल्प एवं लोक कला के क्षेत्र में शिल्प और लोक कला के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है, दोनों आपको याद रखना है। पिछले दिनों आपको बता दें पिछले वर्ष मुंबई को भी इसमें शामिल किया गया था। मुंबई को क्यों शामिल किया गया था? फिल्म के लिए शामिल किया गया था, ठीक है। मुंबई के साथ साथ 2 अन्य आप कह सकते हो शहरों को, चेन्नई और वाराणसी को भी इनमें शामिल किया गया है। चेन्नई और वाराणसी, चेन्नई और वाराणसी की यदि हम बात करें तो इनको संगीत के लिए शामिल किया गया है, ठीक है, संगीत के लिए शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से जो प्रमुख शहर हैं उनको किस कैटेगरी में शामिल किया गया है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आप याद रखिएगा हैदराबाद, हैदराबाद महत्वपूर्ण है। हैदराबाद, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में शामिल किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कुल मिलाकर 295 शहर हैं पूरे विश्व में जिनको इसमें जगह दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलें, और भारत के यदि हम बात करें तो कुल 6 शहर हो गए। कौन कौन से? श्रीनगर, चेन्नई, वाराणसी, मुंबई, हैदराबाद और हैदराबाद के साथ साथ जयपुर। टोटल 6 शहर भारत के हैं जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का आज हिस्सा हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। इसको बताएं, पहले प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिए, चौथा विकल्प मैं देख लेता हूं। अच्छा, सी ही विकल्प दिया है, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई बात नहीं, इसको आप पढ़िए अच्छे से। क्या बोला है? अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल माउंट हैरियट का नाम परिवर्तित कर दिया गया, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला गया है माउंट हैरियट का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, तो उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। इन कथनों में से आपको सही कथन का चुनाव करना है। 3 कथन आपको दिख रहे हैं, इन्हीं तीनों कथनों में से चुनाव करना है। और किसके संदर्भ में? माउंट हैरियट के संबंध में। माउंट हैरियट, अब बोला गया है माउंट हैरियट का, पहला कथन कह रहा है माउंट हैरियट का नया नाम माउंट मणिपुर है। दूसरा कह रहा है महाराजा कुलचंद्र ध्वजा सिंह और 22 स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी की सजा देकर माउंट हैरियट पर रखा गया था। तीसरा कथन है माउंट हैरियट उत्तरी अंडमान जिले में स्थित है। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है, सबसे पहले ये आप बताएं। देखो, बात हो रही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। जिन्होंने अच्छे से मैप का अध्ययन नहीं किया होगा उनको यही लगता होगा कि अंडमान निकोबार पूरा एक ही द्वीप समूह है। आपको बता दें अंडमान द्वीप समूह अलग आता है
और निकोबार द्वीप समूह अलग आता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये स्पष्ट हो गया कि अंडमान द्वीप समूह अलग है, निकोबार द्वीप समूह अलग है, और दोनों को विभाजित करने वाली जो रेखा है उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल आपको अंडमान और निकोबार को अलग करती है, ये आपको पता होना चाहिए। अंडमान द्वीप समूह में कई बार पूछा जाता है कि अंडमान द्वीप समूह के द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं, तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें, सबसे पहले आपका पड़ता है उत्तरी अंडमान, जिनके पास से एटलस होगा आज जाकर अंडमान निकोबार का मैप खोल लीजिएगा, वहां पर चीजों को अंडरलाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले पड़ता है उत्तरी अंडमान। ठीक है, क्या पड़ता है सबसे पहले? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के बाद जो दूसरा द्वीप यहां पर आपको देखने को मिलता है वो है मध्य अंडमान। क्या देखने को मिलता है? मध्य अंडमान द्वीप। और तीसरा आपको देखने को मिलता है दक्षिणी अंडमान। ठीक है, और दक्षिणी अंडमान के बाद चौथा देखने को मिलता है रूटलैंड द्वीप, बहुत छोटा सा है। और पांचवा निकाय जो यहां पे आपको देखने को मिलता है यह है छोटा अंडमान। ठीक है, तो ये तो आपके होते हैं अंडमान द्वीप समूह के द्वीप। इसी प्रकार से निकोबार द्वीप समूह के द्वीप आपको देखने को मिलते हैं कार निकोबार, नन कावेरी, लघु निकोबार और बृहद निकोबार। आप इंदिरा पॉइंट पढ़ते होंगे, इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट जो है वो आपको जो देखने को मिलता है वो बृहद निकोबार द्वीप में देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रश्न की बात हम कर लेते हैं। यहाँ बोला जा रहा है माउंट हैरियट और माउंट मणिपुर को अक्टूबर 2021 में इसका नाम परिवर्तित किया गया था। ठीक है, और इसका नाम माउंट हैरियट से माउंट मणिपुर किया गया था। पहला कथन तो आपका सही है, ए विकल्प आपका सही है। आगे जब बढ़ते हैं तो बोला जा रहा है महाराजा कुलचंद्र ध्वजा सिंह और 22 स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी की सजा देकर माउंट हैरियट पर रखा गया था। आपको बता दें बी विकल्प में जो बोला गया है यह भी सही है, तो कहने का मतलब ए और बी सही है। तीसरा क्या कह रहा है? माउंट हैरियट उत्तरी अंडमान जिले में स्थित है। ये कथन गलत है, क्योंकि माउंट हैरियट जो है वो उत्तरी अंडमान द्वीप में नहीं स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला कथन गलत है, बाकी 1 और 2 सही हैं। कहने का मतलब है कि जिस विकल्प में पहला और दूसरा दिया होगा उसी को आप टिक करोगे, इसमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आज जाकर देख लोगे और आप बताओगे, आज का होमवर्क है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर जो है ये किस द्वीप पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, 8 नवंबर 2021 को किसके द्वारा भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में युवा नवाचारों के लिए पहले परामर्श कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? बताएं, किसके द्वारा पहले परामर्श कार्यक्रम का शुरुआत किया गया? किसके लिए बोला जा रहा है? युवा नवाचारों के लिए। तो बताएं इसका कौन सा उत्तर सही होगा? जवाब दीजिएगा, इसका कौन सा उत्तर सही होगा? इसका सही उत्तर है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसको बताएं। अक्टूबर 2021 में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ पाइपलाइन उपयोग का अधिकार साझा करके समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यहाँ पर नुमालीगढ़ रिफाइनरी की बात हो रही है और बोला जा रहा है कि इसने किस कंपनी के साथ समझौता किया है, आपको बताना है। यहाँ से एक प्रश्न और भी बन सकता है। क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है ये किस राज्य में है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि भारत की जो भी रिफाइनरियाँ हैं
ठीक है, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जा रही हैं। क्यों? क्योंकि भारत, आप देख रहे हो, भारत और रूस के बीच वर्तमान समय में कुछ मुद्दों को लेकर यदि हम देखें तो तनाव की भी स्थिति थी। ठीक है, विशेष रूप से छात्रों की वापसी को लेकर, लेकिन अब चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण देखने को मिल रहा है कि कच्चा तेल जो है उसमें उछाल देखने को मिल रहा है। कच्चा तेल के जो दाम है उनमें उछाल देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से रिफाइनरी जुड़ सकती है आपकी परीक्षा में। तो सबसे पहले बताएं ये समझौता किस कंपनी के साथ हुआ है, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। देखो, ये हुआ है इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड। इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पे बात हो रही थी नुमालीगढ़, तो आपको बता दें नुमालीगढ़ रिफाइनरी आपको देखने को मिलती है असम में, नोट कर लीजिएगा। पारादीप में भी एक रिफाइनरी देखने को मिलती है। पारादीप कहाँ पे है? पारादीप आपको देखने को मिलता है उड़ीसा में। तो याद रखिएगा नुमालीगढ़ विशेष रूप से कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है ये असम से संदर्भित है, और असम वही राज्य है जहाँ पर एक सिंघी गैंडे बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलें। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है जिनमें शामिल नहीं है। कहने का मतलब है कि जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक तैयार किया जाता है उसके जो मानक होते हैं उनमें से इनमें से कौन सा है जो उनके मानकों में शामिल नहीं है, बताएं। चले, बहुत ही बेहतर है, बताएं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात हो रही है, चलें। चले बताएं। आप जानते होंगे खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है यदि हम बात करें तो वर्ष 2019 से जारी किया जाता है, और हाल ही में जो जारी हुआ है ये इसका तीसरा संस्करण है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक का तीसरा संस्करण अभी जारी हुआ है, और तीसरे संस्करण में यदि हम बात करें तो एक कैटेगरी बनाई गई थी बड़े राज्यों की, एक कैटेगरी बनाई गई थी छोटे राज्यों की, और एक कैटेगरी बनाई गई थी जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। बड़े राज्यों के बारे में यदि हम बात करें इस खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तो आपको देखने को मिलता है कि गुजरात टॉप पर है। ठीक है, गुजरात टॉप पर है। गुजरात के बाद आपको केरला देखने को मिलता है। ठीक है, छोटे राज्यों की यदि हम बात करें तो छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर है, ये आपको पता होना चाहिए। और वहीं यदि हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर टॉप पर है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये याद रखना है हमें, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पर है, छोटे राज्यों में गोवा, यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर टॉप पर है, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार की यदि हम बात करें तो बिहार का जो स्थान है वो 20वां है, ये आपको याद रखना है। बिहार का जो स्थान है वो 20वां है इस कैटेगरी में, यह भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें पहला जो जारी किया गया था 7 जून 2019 को जारी किया गया था, और 7 जून 2019 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस था। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सबसे पहले इस सूचकांक को जारी किया गया था। अब इनमें यदि हम देखें कौन कौन से शामिल हैं, मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े सही है, खाद्य परिरक्षण आधारभूत संरचना ये भी सही है, निगरानी और उपभोक्ता सशक्तिकरण ये भी सही है। शामिल कौन सा नहीं है? तो डी विकल्प इनमें शामिल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा कैप्टिव खानों से कोयले की 50% बिक्री के लिए किस नियम में संशोधन किया है, बताएं। कैप्टिव खानों से 50% बिक्री के लिए किस नियम में संशोधन किया गया है आपको बताना है, बताएं। फास्ट जवाब, खनिज रियायत नियम 1965, खनिज रियायत नियम 2019, खनिज रियायत नियम 2021, खनिज रियायत नियम 1960। किन में संशोधन किया गया है? फास्ट जवाब दीजिएगा, इनमें से किन में संशोधन किया गया है? देखो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका सही उत्तर है खनिज रियायत नियम 1960। डी विकल्प आपका सही उत्तर है।
बात हो रही है कोयले की, तो आपको बता दें भारत कोयले के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। यदि भारत में राज्यों की बात की जाए कि कौन सा राज्य पहले पे है उत्पादन में, तो पहले पे है छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, कोयले के उत्पादन में पहला स्थान है छत्तीसगढ़ और दूसरा स्थान आता है उड़ीसा का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2019 के डेटा के अनुसार है और उसके बाद का डेटा अभी आया नहीं है, तो इस आधार पे आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ कोयले के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। देखो इसमें थोड़ा सा त्रुटि है प्रश्न नंबर 8 में, पूरा प्रश्न टाइप नहीं किया इन्होंने। इसको बताएं, राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव 2021 किस मंत्रालय के द्वारा अक्टूबर 2021 में प्रारंभ किया गया? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? आपको बता दें समस्त भारत के जो विभिन्न कॉलेजेस हैं, जो आईआईटी संस्थान हैं, उनके छात्रों में उद्यमिता लेने के लिए प्रोत्साहन देना इस योजना का उद्देश्य है। और विशेष रूप से इसमें कॉलेज के जो छात्र हैं उनको MSME मंत्रालय की जो योजनाएं हैं जो छात्रों के लिए काम में आ सकती हैं, उन योजनाओं से छात्रों को अवगत कराना इसका उद्देश्य है। और आपको बता दें बात हो रही है MSME की, तो इसका सही उत्तर है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। ठीक है, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। हाल ही में किस राज्य ने मुफ्त शिक्षा पहल प्रारंभ की है? मुफ्त शिक्षा पहल किसने प्रारंभ की है? चलें बताएं, मुफ्त शिक्षा पहल किसने प्रारंभ की है? देखो मुफ्त शिक्षा पहल किसने प्रारंभ की है? चलिए फास्ट जवाब दिए, मुफ्त शिक्षा पहल किसने प्रारंभ की है? बताएं। मुफ्त शिक्षा पहल किसने प्रारंभ की है, ये आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है मुफ्त शिक्षा पहल। आपको बता दें अभी तक कक्षा 8 तक की जो शिक्षा होती थी वो सभी को निःशुल्क होती थी सरकारी विद्यालयों के माध्यम से, लेकिन अब यहाँ पे हरियाणा राज्य सरकार एक कदम आगे बढ़ गया है और इन्होंने कक्षा 12 तक की जो शिक्षा है विशेष रूप से सरकारी स्कूलों में उसको मुफ्त कर दी है। तो याद रखना है कक्षा 12 तक की सरकारी शिक्षा अब हरियाणा के स्कूलों में मुफ्त मिलेगी, सरकारी स्कूलों में मुफ्त मिलेगी, ये आपको याद रखना है। तो ये योजना है हरियाणा राज्य सरकार की। अब हरियाणा राज्य सरकार की योजना है तो हरियाणा राज्य में कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जिनके बारे में बहुत कम हमें जानकारी होती है लेकिन परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके साथ साथ हरियाणा में 2 नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलते हैं, सुल्तानपुर और कालेसर। इनका भी नाम आप याद रखिएगा, सुल्तानपुर और कालेसर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क भी आपको हरियाणा में देखने को मिलते हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, और सभी को जवाब देना है क्योंकि इसके बारे में पूर्व में मैंने बताया है, तो सभी का सही जवाब आना चाहिए। चलें, और यदि कोई जवाब नहीं दे पाता है इसका मतलब फिर वो इस कक्षा को ध्यान से नहीं कर रहा है और इस समय पे जो आप हमारे साथ जुड़ते हैं निश्चित रूप से उसकी बर्बादी हो रही है। तो याद रखिएगा जवाब देना बहुत ज़रूरी है। चलें बताएं, बोला जा रहा है हाल ही में किस राज्य के हाथेई मिर्च तथा तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है? मैंने बताया है, बताएं। फास्ट जवाब सभी को देना है। किस राज्य की हाथेई मिर्च तथा तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेजी से इसका जवाब देना है, बताएं कौन सा इसका उत्तर सही होगा। हाथेई मिर्च और तामेंगलोंग,
और आपको बता दें हाथेई मिर्च को सिरारा खोंग मिर्च भी कहते हैं, याद रखिएगा, सिरारा खोंग, इसको सिरारा खोंग मिर्च भी कहते हैं। और विश्व की सबसे तीखी मिर्च मानी जाती है यह भी आपको पता होना चाहिए, सबसे गर्म सबसे तीखी मिर्च इसको मानी जाती है। और ये बात हो रही है मणिपुर की, मैंने आपको बताया था। अब आपकी जिम्मेदारी है कि मणिपुर की एक खिलाड़ी का नाम बताइए, एक खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एक यहाँ से मणिपुर से बिलोंग करती हैं, उनका नाम क्या है, खेल क्या है, दोनों आप बताओगे, ठीक है। उनके अलावा भी यदि किसी के बारे में आपको पता है जो मणिपुर से हैं, तो उस खिलाड़ी का नाम और उनके खेल के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वो कौन सा खेल खेलती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मणिपुर, इसको बताएं। अब वर्ष 2020 में विदेशी पर्यटक के आगमन के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से रहे हैं। विदेशी पर्यटक कहां पर सबसे ज़्यादा आए हैं ये आपको बताना है। और आपको बता दें विदेशी पर्यटकों की संख्या में 2019 से यदि हम 2020 की बात करें तो लगभग 74.9% की बढ़ोतरी देखने को मिली। मतलब 74.9% ज़्यादा पर्यटक वर्ष 2020 में भारत आए हैं 19 की तुलना में, ये आपको पता होना चाहिए। आंकड़े की यदि हम बात करें 2.74 मिलियन, 2.74 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत आए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ से आए हैं, तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा पर्यटक आए हैं बांग्लादेश से। भारत सबसे ज़्यादा पर्यटक बांग्लादेश से आए हैं और दूसरे नंबर पर आए हैं यूएसए से। तो याद रखिएगा पर्यटकों में सबसे ज़्यादा जो आए हैं वो बांग्लादेश और यूएसए से आए हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यदि हम बात करें 2020 में घरेलू पर्यटकों की यदि हम बात करते हैं तो घरेलू पर्यटक की यदि हम बात करें तो तमिलनाडु टॉप पर इसमें आता है। लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न की बात हो रही है कि विदेशी पर्यटकों के आगमन के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो आपको बता दें सबसे ज़्यादा पर्यटक आए महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद दिल्ली में, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में। तो ये क्रम याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक 2020 में महाराष्ट्र में आए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 अक्टूबर 2021 को किस राज्य द्वारा राम वन गमन पर्यटन सर्किट की शुरुआत की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राम वन गमन पर्यटक सर्किट बताएं, पर्यटन सर्किट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। फास्ट जवाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलो इसमें एक विकल्प और भी रख लो, ई विकल्प, इनमें से कोई नहीं। चलो अब थोड़ा सा आसान कर दिया हूं, ई विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएं, यहाँ पे बात हो रही है राम वन गमन पर्यटन सर्किट, और राम वन गमन पर्यटन सर्किट का जो शुभारंभ हुआ है ये हुआ है चंदखुरी नामक स्थान पे। कहाँ पे हुआ है, चंदखुरी नामक स्थान पे। अब ये जो चंदखुरी नामक स्थान है ये कहाँ पर पड़ता है, तो आपको बता दें चंदखुरी नामक जो स्थान है इसको बोलते हैं माता कौशल्या की नगरी, माता कौशल्या की नगरी। और माता कौशल्या की ये जो नगरी है ये पड़ती है छत्तीसगढ़ में। मतलब इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने की है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत की है। तो याद रखिएगा चंदखुरी नामक स्थान से इसकी शुरुआत की गई है। और चंदखुरी में ही 51 फीट ऊंची श्री राम की प्रतिमा भी स्थापित की जा रही है। 51 फीट ऊंची श्री राम की प्रतिमा भी स्थापित की जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है राम वन गमन पथ की। तो आपको बता दें कोरिया जिले के सीतामढ़ी में हर चौका नामक स्थान है। कोरिया जिले के सीतामढ़ी में हर चौकी नामक स्थान है जहाँ से ये प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। हर चौकी नामक स्थान से ये प्रारंभ
हो रहा है और सुकमा के रामाराम तक जाएगा। कहाँ तक? सुकमा के रामाराम। और इसकी यदि हम कुल लंबाई की बात करें कि हर चौका से लेकर सुकमा के रामाराम तक इसकी जो कुल लंबाई है, यदि हम इसकी बात करें तो ये 2260 किलोमीटर है। कितना है? 2260 किलोमीटर। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, यह स्थान आपको पता होना चाहिए। चंद्रखुरी नामक स्थान कहाँ पर पड़ता है और किसके जीवन से जुड़ा है, इसको बताएं। वर्ष 2020 में पंजाब के आबकारी विभाग ने अवैध व्यापार और उत्पाद शुल्क से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए पंजाब राज्य सरकार में किस अभियान की शुरुआत की गई है, ये आपको बताना है। आपको पता होगा अभी हाल ही में जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें से एक राज्य पंजाब भी आपका आता है। और पंजाब राज्य का इस बार का जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, चुनावी मुद्दा रहा है, वो चुनावी मुद्दा था नशे की लत। आप जान रहे हो पंजाब में नशे का बहुत बड़ा कारोबार है और इसी के चलते जो पंजाब के युवा हैं वो गलत संगत में, गलत आदतों में लग जाते हैं, जिसके चलते आपको देखने को मिलता है पंजाब से जो संभ्रांत परिवार होते हैं, जो अच्छे परिवार के लोग हैं, जो सामर्थ्य जिनकी ज़्यादा है, वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं ताकि वो नशे की लत से बचे रहें। और यहाँ पे जो माहौल ख़राब हो रहा है विशेष रूप से नशे को लेकर, उससे दूर रह सकें। तो इसी बार का जो चुनावी मुद्दा था पंजाब में, ये नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा था और कहीं ना कहीं लोगों ने इसी के खिलाफ मतदान भी किया है। बताएं, वर्ष 2020 में पंजाब के आबकारी विभाग ने अवैध व्यापार और उत्पाद शुल्क से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? विशेष रूप से ये शराब जो है, अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है। इसका नाम था रेड रोज और ये प्रारंभ किया गया था 21 अक्टूबर को। ऑपरेशन रेड रोज, ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। अक्टूबर 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा असम राज्य के कामरूप जिले में किस नदी पर एक नए 3 किलोमीटर लंबे 4 लेन के पुल के निर्माण की घोषणा की गई है? बताएं, कहां पर की गई है, ये आपको बताना है। चलें बताएं, कहां पर की गई है? कहां पर की गई है बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, आपने सुना होगा ब्रह्मोस मिसाइल का नाम। मैंने आपको बताया था ब्रह्मोस मिसाइल 2 नदियों के नाम से इसका नामकरण हुआ है। पहला है ब्रह्मपुत्रा, दूसरा है मोस्कवा। तो ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है इसी से जुड़ा है, इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्रा नदी। आपको बता दें ये 3 किलोमीटर लंबा पुल है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्रा। और असम की यदि बात की जाती है तो यदि असम में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां नहीं दी हैं विकल्प में, तो आपको आंख मूंद कर ब्रह्मपुत्रा ही टिक करना है। इसमें यदि आप देखें तो यदि आपको थोड़ी सी भी नदियों के बारे में सिर्फ जानकारी होती तो भी आप इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते थे। आपको बता दें कि यहाँ पर एक लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना भी संचालित की जा रही है। ये दीमा हसाऊ में संचालित की जा रही है। आपसे पूछी जा सकती है कि लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना कहाँ पर संचालित की जा रही है, तो भी आपको याद रखना है असम राज्य दीमा हसाऊ में ये संचालित की जा रही है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलें, अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत स्वास्थ्य शिक्षा के लिए 18 वर्ष की आयु से मासिक वजीफा और कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एक मुश्त 10 लाख रुपए देने का प्रावधान है? यहाँ पे बोला गया है
कि ऐसे बच्चे, विशेष रूप से जो ये योजना है ऐसे बच्चों के लिए लाई गई है जिन्होंने कोविड के दौरान अपने माता पिता को खो दिया है। ठीक है, तो कोविड के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले ऐसे बच्चों के लिए यह योजना लाई गई है कि जब वो 18 वर्ष की आयु में पहुंचेंगे तो उनको एक निश्चित मासिक वजीफा दिया जाएगा, और जब इनकी आयु 23 वर्ष हो जाएगी, जब इनकी आयु 23 वर्ष हो जाएगी तो इनको एक मुश्त 10 लाख रुपए सहायता दी जाएगी। अब इस 10 लाख रुपए की सहायता से वो जो चाहें व्यवसाय या जो भी चाहें अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करने के लिए, तो कहीं भी आप कोई भी छात्र जो है इस तरह का वो यूज कर सकता है। तो याद रखिएगा, इसकी अधिकतम वर्ष 23 वर्ष है और 23 वर्ष की आयु में एक मुश्त 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हालांकि 18 वर्ष की आयु से ही एक मासिक वजीफा भी इनको दिया जाएगा, ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड के दौरान अपने माता पिता को खो दिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास का परीक्षण किया गया। मैंने आपको बताया था, कई बार मैंने आपको बताया है कि अभ्यास का जो परीक्षण था ये डीआरडीओ ने किया है। पिछली कक्षा में भी इसकी बात हुई थी कुछ, तो आप डीआरडीओ के बारे में देखो। अब जो लास्ट कक्षा हम करेंगे, विशेष रूप से जब हम सेक्शन वाइज बात करेंगे, जब हम तकनीकी की बात करेंगे, तो वहाँ डीआरडीओ ने वर्ष भर में जितना भी कार्य किया है वो एक साथ आपको उपलब्ध करा दूंगा, तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही जगह आप चीज़ों को नोट कर आगे बढ़ सकते हैं। इसको बताएं, कपड़ा मंत्रालय ने किस वर्ष में क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी योजना में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना शुरू की है? क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी योजना के रूप में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना शुरू की है। कब से? कपड़ा मंत्रालय की बात हो रही है, बताएं। चलें, फास्ट जवाब दीजिएगा। इसका सही विकल्प है वर्ष 1999। देखो, ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ठीक है, चल, क्या बोला गया है? जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, आपको बताना है। चलें, बताएं, किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? 9 जनवरी, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 7 जनवरी। बताएं, इनमें से कौन सा सही है, आपको बताना है। आपको पता होगा, प्रकाश पर्व के अवसर पर इस बार भारतीय प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस को मनाया था, और प्रकाश पर्व 26 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह प्रत्येक वर्ष जो ये प्रकाश पर्व मनाया जाता है, विशेष रूप से ये जो वीर बाल दिवस मनाया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है वीर बाल दिवस प्रत्येक वर्ष? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 2 साहिबजादे थे। एक का नाम था जोरावर सिंह, याद रखिएगा, जोरावर सिंह, और दूसरे का नाम था फतेह सिंह। 10 वर्ष से कम ही इनकी आयु थी जब इनको औरंगजेब ने पकड़ लिया था। औरंगजेब के सिपाहियों ने इनको पकड़ा था और इनको मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए बात की गई थी कि आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए, छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इन दोनों साहबजादों ने मुस्लिम धर्म अपनाने से मना कर दिया, जिसके बाद उनको एक दीवार में जिंदा ही चुनवा दिया गया था। और इनकी महाज उम्र, जैसे मैंने बताई कि 10 वर्ष से कम उम्र के ये बच्चे थे, ये साहिबजादे थे। और कहाँ पर चुनवाया था? तो ये सरहिंद नामक एक जगह है पंजाब में, सरहिंद नामक जगह पर इनको एक दीवार में चुनवा दिया गया था। तो यह भी आपको याद रखना है। तो पहला बात कि प्रधानमंत्री द्वारा किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, तो आपको याद रखना है, ये प्रकाश पर्व के अवसर पर इन्होंने बात किया है, 26 दिसंबर के रूप में बात किया है। और वीर बाल दिवस जो है ये क्यों मनाया जाता है? जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जो कि साहिबजादे थे, जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम थी, और औरंगजेब द्वारा इनको बंदी बनाया गया था और इनसे मुस्लिम धर्म कबूल करने की बात की जा रही थी, लेकिन इन्होंने मुस्लिम धर्म कबूल करने से मना कर दिया था, जिसके बाद इनको सरहिंद पंजाब में एक दीवार में चुनवा दिया गया था। तो इनकी शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है, पता होना चाहिए। इसको बताएं, अक्टूबर 2021 में भारत के किस राज्य में प्राकृतिक कृषि में महिलाओं की भागीदारी अधिकतम रही है? प्राकृतिक कृषि, शून्य बजट प्राकृतिक कृषि, ZBNF,
जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की तरफ लगातार कई सारे राज्य बढ़ रहे हैं और इस प्रकार की फार्मिंग में कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है और किसी भी प्रकार के आप कह सकते हो उर्वरक का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें जो आप कह सकते हैं इनपुट जो लगता है वो प्रयास किया जाता है कि लगभग शून्य रहे और शून्य इनपुट के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए जाने की बात होती है। ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। बी विकल्प इसका इस प्रश्न का सही उत्तर है और हिमाचल प्रदेश राज्य ने लगभग अपने 1.5 लाख किसानों को इसके लिए प्रशिक्षित किया है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए जो है ट्रेनिंग दी है और आने वाले समय में कई सारे राज्य जो है इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं जो हमारी फसल गुणवत्ता है वो भी सुधार होगी, किसानों की जो आमदनी है वो भी बढ़ेगी और इससे कहीं ना कहीं लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से हम मिलते रहेंगे, फिर आगे मिलेंगे। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।